नमस्कार, हॉर्नबिल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विशाल। खबरों की शुरुआत करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बाबा केदारनाथ के शीतकालीन निवास ओंकारेश्वर मंदिर ऊखीमठ में पूजा अर्चना की और शीतकालीन चारधाम यात्रा के चल रहे कार्यों का निरीक्षण भी किया। मीडिया के सवालों पर सीएम धामी ने कहा है कि भगवान से शीतकालीन यात्रा के सफल होने की कामना की गई है। आने वाले यात्रियों की यात्रा सुगम हो, इस उद्देश्य के लिए वे यात्रा कर रहे हैं। आज भगवान केदारेश्वर, ओंकारेश्वर और हमारे सभी पंच बद्री, पंच केदार सभी से प्रार्थना की है कि जो हमारा शीतकालीन यात्रा प्रारंभ हो रही है वो शीतकालीन यात्रा सफल हो, सबका उसमें सहयोग मिले। आने वाले हमारे सभी श्रद्धालु, तीर्थयात्री, पर्यटक, उनकी यात्रा भी सुगम हो। जिस उद्देश्य के लिए वो यात्रा कर रहे हैं उनके उद्देश्य उनको प्राप्त हों, भगवान की उनको कृपा बने रहे। और उस निमित्त हम लगातार प्रयास कर रहे हैं कि शीतकालीन प्रवास के दृष्टि से हर सुविधा जो यहाँ हो सकती है वो हम करें, क्योंकि भगवान की बड़ी कृपा है। यहाँ पर जहाँ हमारा अखंड हिमालय है, हमारे ग्लेशियर हैं, वनों से आच्छादित है, पर्वतों से आच्छादित है, नदियों से आच्छादित है और सूर्य भगवान की भी 12 महीने लगातार कृपा बनी रहती है। जहाँ आज अनेक स्थानों पर धुंध होती है, कोहरा है, लेकिन यहाँ पर पूरी तरह से सूर्य भगवान हम सबको जो है अपनी दृष्टि दे रहे हैं। तो मैं सभी से आह्वान करता हूँ कि आएँ उत्तराखंड और हमारे इन सभी क्षेत्रों को देखें। यहाँ पर भगवान भी विराजमान हैं, देव स्थान भी हैं, उनको भी देखें। हमारे धार्मिक स्थलों के अन्य जो पर्यटक स्थल हैं उनका भी निश्चित रूप से भ्रमण करें। इससे पहले शनिवार को सीएम धामी ने रुद्रप्रयाग के ओंकारेश्वर मंदिर ऊखीमठ में आयोजित पांडव नृत्य कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। इस मौके पर सीएम धामी ने आशा रोटियाल को वोट देने के लिए क्षेत्र की जनता का आभार भी जताया और आश्वासन दिया कि यहाँ की जो भी समस्याएं हैं उन्हें दूर करने के लिए सरकार पूरी कोशिश कर रही है। हमारी शीतकालीन प्रवास की तैयारी है, उस तैयारी के लिए अभी 10 तारीख को एक हमारी बड़े स्तर की एक बैठक देहरादून में हो रही है। और यात्रा जब शुरू होती है, पहले ऐसा होता था कि यात्रा शुरू होती थी तब बैठकें होती। हमने कहा कि इस बार जैसे ही यात्रा समाप्त होगी हम नई यात्रा की तैयारी के लिए बैठक शुरू करेंगे और हम बैठक कर रहे हैं। और जो हमारे शीतकालीन प्रवास के बहुत सारे स्थान है, चाहे आज हमारा ये बाबा ओंकारेश्वर का स्थान हो, हमारा कालीमठ का स्थान हो, कार्तिक स्वामी का स्थान हो, चुप्ता हो, अनेक बदानी ताल हो, ऐसे अनेक स्थान हमारे इस पूरे जनपद के अंदर हैं। उन जनपदों में लोग आए, उसके लिए हम सरकार की तरफ से, शासन प्रशासन की तरफ से सारी व्यवस्थाओं को हम सुनिश्चित कर रहे हैं कि लोग आकर हमारे यहाँ का जो यात्रा जो केवल कपाट खुलने की स्थिति में चलती है, जब कपाट खुलते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि कपाट जब बंद हो जाते हैं उसके बाद भी यात्रा हमारी अनवरत रूप से जारी रहे। उसके लिए प्रचार प्रसार हम कर रहे हैं, उन व्यवस्थाओं को सुनिश्चित कर रहे हैं कि कड़ाके की ठंड में किस प्रकार की कैसी व्यवस्था वहां पर होनी चाहिए, कैसे लोगों को बताया जाए। हमारे होम स्टे हैं, हमारे होटल हैं, टैक्सी वाले हैं, ढाबे वाले हैं, हमारे अन्य उत्पाद के काम करने वाले हैं, सभी को किसी न किसी रूप में काम मिले और लगातार 12 के 12 महीने उनका अनवरत रूप से आना रहे। वो आएंगे तो निश्चित रूप से आने वाले समय में आज हमारा राज्य हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के मार्गदर्शन में बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, क्योंकि वो बाबा केदार के अनन्य भक्त हैं।
और उन्होंने इसी बाबा केदार की भूमि से कहा था 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा। यानी इसका अर्थ है उनके शब्दों में जो शिव रूपी शब्द थे, बाबा केदार के शब्द थे कि 10 साल आने वाले ये हमारे उत्तराखंड के होंगे, हमारी माताओं बहनों के होंगे, हमारे नौजवानों के होंगे, हमारे बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद से हमारा राज्य, हमारे देवों की कृपा से हमारा राज्य हिंदुस्तान का पहले नंबर का राज्य बनेगा, हमारा राज्य श्रेष्ठ राज्य बनेगा, आदर्श राज्य बनेगा। उस सबको हम सबको बनाना है। हम उस दिशा में आज आगे भी बढ़ रहे हैं। अभी हमारी नीति आयोग की रिपोर्ट आई है। पूरे नीति आयोग भारतवर्ष के सभी राज्यों की एक रिपोर्ट बनाता है कि किस राज्य ने सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने में किस तेज गति से काम किया है। मुझे भगवान ओंकारेश्वर के इस प्रांगण में आप सबको बताते हुए खुशी हो रही है कि पूरे देश के अंदर जो रैंकिंग आई है, हमारे राज्य की रैंकिंग नंबर 1 पर आई है। पहले नंबर पर हमारा राज्य है। बेरोजगारी कम करने में भी हमने राष्ट्रीय औसत को पीछे छोड़ दिया है। जो 13.4 हमारी बेरोजगारी दर होती थी, बेरोजगारी का औसत था, उसको हमने कम कर दिया है। 4% से कम की उसमें कमी हुई है, यानी कि रोजगार देने के मामले में भी हम आगे बढ़ रहे हैं। इसी प्रकार से चाहे जीएसटी का संग्रहण हो, उसमें भी हमारे राज्य ने अच्छी खासी प्रगति की है। हमारा राज्य का जो जीएसडीपी है, सकल घरेलू उत्पाद, उसमें भी आज हम 1.3 गुना की वृद्धि के साथ आगे बढ़ रहे हैं। यानी कि 1.3 गुना की वृद्धि का मतलब होता है 33%। दोस्ती जी कितना? 33%। तो इस प्रकार से हम आज स्टार्टअप के क्षेत्र में हो, चाहे आप हम ऐसे अनेक क्षेत्रों में हम आगे बढ़ रहे हैं। आपको पता है हम नकल का कानून लेकर आए हैं। नकल के कानून के कारण से आज हमारे राज्य के अंदर 19,000 हमारे बेटे बेटियों को अभी तक नौकरी मिल चुकी है और ये क्रम हमारा रुकने वाला नहीं है और ये सब बिना नकल के चल रहा है। इसी प्रकार हम धर्मांतरण का कानून लेकर आए, अभी जल्द कानून लेकर आने वाले हैं। तो मेरे पास कहने के लिए बहुत सारी चीजें हैं। मैं इसमें बहुत ज्यादा न कहते हुए मैं यहाँ के सभी अपने देवी देवताओं को प्रणाम करता हूँ, यहाँ की सभी महान विभूति को प्रणाम करता हूँ। शहीद अशोक कैशव जी का जो उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी, उनका भी ये गांव है, उनको भी मैं नमन करता हूँ और आप सबको एक बार फिर से धन्यवाद करते हुए, और आपने जितनी बातें हमारे राणा जी ने मुझे बताई है मैं उनको सबको लेकर जा रहा हूँ। आशा जी को आपने विधायक बना दिया है और आशा जी अब सारे कामों को आगे बढ़ाने के लिए लगातार प्रयास करेंगी। पहले ही हम मध्वेश्वर धाम का विकास हो, कालीमठ धाम का विकास हो, गौरीगढ़ स्थित गौरी माई का मंदिर परिसर हो या हमारा कार्तिक स्वामी परिसर हो, जमता हो, अनेक क्षेत्रों के, चाहे हमारा त्रिजुगी नारायण, उन सब के विकास के लिए हम काम कर रहे हैं। 4 धाम की तर्ज पर उनके मास्टर प्लान को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। तो मैं इन सब चीजों को, बहुत लंबा हो जाएगा बोलते रहूंगा, तो अभी हम लोगों को सबको पांडव नृत्य भी देखना और कल हम यात्रा का, शीतकालीन यात्रा का शुभारंभ भी हम बाबा केदार के चरणों में, उनके चरणों से प्रारंभ कर रहे हैं कि ये यात्रा हमारी अब अनवरत रूप से चलती रहे। यानी कि ये यात्रा हम शुरू कर रहे हैं। हे भगवान, आप हम सब पर कृपा करना, हमारे पूरे क्षेत्र पर कृपा करना, हमारे राज्य पर कृपा करना, हमारे राज्य के प्रत्येक रहने वाले पर कृपा करना और हमारे यहाँ आने वालों पर भी कृपा करना। उनको भी हम आमंत्रित कर रहे हैं। इतना ही आप सबसे कहते हुए आप सबको फिर से हृदय से आप सबका धन्यवाद करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। थराली के विकासखंड सभागार में बीजेपी सांसद अनिल बलूनी ने जिला स्तरीय अधिकारियों संघ जिला विकास निगरानी समिति की बैठक की है। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं का लाभ अंतिम छोर के व्यक्ति तक पहुंचाने के निर्देश दिए हैं। जिसके बाद उन्होंने जनता दरबार लगाकर स्थानीय लोगों की समस्याएं सुनी और संबंधित अधिकारियों को जल्द समस्याओं का निस्तारण करने के भी निर्देश दिए। जनता दरबार में शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, स्वास्थ्य, पानी जैसे तमाम मुद्दों को लेकर भी चर्चा हुई। मेरे संसदीय क्षेत्र में 3 पूर्ण जिले हैं और 2 जिले के दो टिहरी जिले की 2 विधानसभा और 1 नैनीताल जिले की। तो मुझे 3 जिले की दिशा की बैठकों में अध्यक्षता करनी होती है। तीनों, क्योंकि मैं पौड़ी की कर चुका हूँ, रुद्रप्रयाग भी हो चुकी है, चमोली जिले की आज बैठक हो गई है
और सभी विभागों उसमें जो भारत सरकार द्वारा संचालित जो योजनाएं हैं उनके साथ साथ जो राज्य के द्वारा भी संचालित उनको भी चर्चा हुई है। जितने भी हमारे जिला स्तर के हमारे अधिकारी, हर विभाग के अधिकारीगण आए थे, जिलाधिकारी जी आए थे, उनके माध्यम से उन्होंने जैसे हमारी सड़कों का मामला है और सड़कों में विशेष रूप से जो हमारे वन पत्रा वाली लंबी पड़ी हुई है, इसके अलावा जो हमारे जो बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे थे प्राणी प्राणवती गदेरे में पुल और ढालर बगड़ के पुल पर उसके त्वरित निस्तारण के लिए भी उन्होंने जिलाधिकारी को निर्देश दिए हैं। और जो बाज़ार में जो मलबा आ गया था इसलिए आपदा में, उस मलबे के निस्तारण के लिए भी उन्होंने जिलाधिकारी को निर्देश दिए हैं कि वो तत्काल इसके निस्तारण की कार्रवाई करें। तो कुल मिलाकर के बहुत सारी लोगों की अपनी समस्याएं थी, उन समस्याओं के समाधान के साथ साथ विकास के कार्यों को नई गति मिली। बालिकाओं की सुरक्षा के लिए ज्योतिर्मठ पुलिस मुस्तैद नजर आ रही है। सुरक्षा का भरोसा देते हुए चप्पे चप्पे पर गश्त जारी है। मंचलों और अराजक तत्वों पर पुलिस की पैनी नजरें हैं। एसपी चमोली सर्वेश पवार के मार्गदर्शन में ऑपरेशन इवनिंग स्टॉर्म अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत ज्योतिर्मठ पुलिस लगातार अपने वार्ड के स्कूल कॉलेजों के खुलने और बंद होने के समय पैदल गश्त कर रही है। साथ ही ट्यूशन पढ़ने आने जाने वाली छात्राओं को सुरक्षित और सुरक्षा के भाव का संदेश देकर उनका आत्मविश्वास बढ़ाया जा रहा है। वहीं नगर में इस तरह के ऑपरेशन चलाने को लेकर जनप्रतिनिधियों ने भी ज्योतिर्मठ पुलिस की सराहना की है। उन्होंने एसपी चमोली के निर्देशन में चलाए जा रहे इस अभियान को लेकर अपना सुझाव देते हुए कहा है कि इस तरह के अभियान आगे भी जारी रहने चाहिए। और यहाँ रुके छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द होंगे हाजिर। हल्द्वानी के मंडी बाईपास की तरफ एक निजी विश्वविद्यालय के छात्र का शव मिलने से हड़कंप मच गया है। शव मिलने की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और आगे की कार्रवाई भी शुरू कर दी है। देखिए, होंडा बाईपास से अंदर जो रास्ता जाता है, इसमें अंदर जंगल में 500 मीटर अंदर एक बॉडी रिकवर हुई है। अभी फॉरेंसिक एविडेंसेस वगैरह अभी ली जाएंगे। इसमें फॉरेंसिक टीम ने अपने जो भी सैंपल्स हैं वो कलेक्ट कर लिए। इसके अलावा पोस्टमार्टम के लिए शव को भेजा गया है। अब आगे की जो भी जिस हिसाब से साइंटिफिक एविडेंस आएंगे उस हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। देखिए, कॉलेज स्टूडेंट है और अभी फ़िलहाल देख के लग रहा है कि अभी ज़्यादा पुरानी नहीं है बॉडी, वैसी है। तो अब ये जो भी साइंटिफिक एविडेंस होंगे उसी के आधार पर कुछ कहा जा सकता है। हरिद्वार और देहरादून पुलिस की बीती रात बदमाशों के साथ मुठभेड़ हो गई है। इस दौरान जवाबी फायरिंग में एक बदमाश के पैर में भी गोली लग गई है, जबकि 2 बदमाश मौके से फरार हो गए हैं। दरअसल चेकिंग के दौरान पुलिस ने संदिग्ध कार का पीछा किया। कार ने रुकने के बजाय भागने की कोशिश की और पुलिस पर बदमाशों ने फायरिंग कर दी। वहीं पकड़े गए बदमाश को अस्पताल में पहुंचाया गया और पुलिस ने मौके से एक तमंचा, 3 फर्जी नंबर प्लेट समेत अन्य सामान भी बरामद किया है। देहरादून में जोनसार की फिल्म मेरे गांव की बाट रिलीज होने के बाद अब काफी संख्या में लोग इस फिल्म को देखने भी पहुंच रहे हैं। देहरादून के विकास नगर से बीजेपी के विधायक मुन्ना सिंह चौहान भी अपने परिवार के साथ ये फिल्म देखने पहुंचे। फिल्म देखने के बाद विधायक ने सराहना करते हुए कहा है कि इस फिल्म को टैक्स फ्री करने के लिए प्रदेश सरकार से अपील करेंगे। उन्होंने कहा है कि इस फिल्म को कई भाषाओं में भी डबिंग करने की जरूरत है ताकि उत्तराखंड की संस्कृति, धरोहर और जीवन शैली के बारे में देश दुनिया को पता चल सके। मेरे गांव की बाट फिल्म के शूटिंग जोनसार में ही हुई है। इस फिल्म के प्रस्तुतकर्ता KR चौहान हैं और फिल्म के निर्देशक अनुज जोशी हैं। फिल्म के मुख्य किरदार में जाने पहचाने अभिनेता अभिनव चौहान हैं। अभिनव चौहान बॉलीवुड के युवा अभिनेता हैं और जोनसार के ही रहने वाले हैं। फिल्म में जोनसार बाबर की पूरी लोक संस्कृति को बेहतरीन तरीके से दिखाया गया है। हाँ, ये तो सच है कि 5 तारीख से मूवी हाउसफुल जा रही है। विकास नगर में भी डेली 3 शो चल रहे हैं और हाउसफुल चल रहे हैं।
यानी कि 3-3 दिन तक के शो हाउसफुल ऑलरेडी हो चुके हैं। और जो मुझे लगता है इसका एक जो आगे आने वाला समय है वो बहुत शानदार रहने वाला है। और कई लोग मांग कर रहे हैं, जैसे अभी कई यहाँ पे जो थिएटर में लोग आए थे मूवी देखने के बाद, उन्होंने भी कहा कि इस मूवी को डबिंग करनी चाहिए, हिंदी में डबिंग करनी चाहिए, गढ़वाली में करनी चाहिए, कुमाऊनी में करनी चाहिए और अन्य भाषाओं में भी डबिंग करनी चाहिए। चूँकि मूवी को जो देखने का नज़रिया वो दर्शकों का ही होता है और दर्शकों का प्यार जैसे मिल रहा है, तो इसमें हम जरूर विचार करेंगे कि इस मूवी को डबिंग करें। तो आने वाले समय में, अभी तो चूँकि ये मूवी चल रही है, तो जैसे लोगों के सुझाव आ रहे हैं तो निश्चित रूप से हम डबिंग करने का इसमें निर्णय लेंगे। नहीं, ये ऐसा नहीं, मतलब अभी 2 साल पहले मेरू गाँव आई थी मेरी और गढ़वाली फिल्म, जिसने घर जमाई के बाद सबसे ज़्यादा सक्सेस पाई थी और वो 24 सिनेमा हॉल में चली थी, बेंगलोर हैदराबाद तक गई थी। और ये क्या है कि ये इस वे में बहुत बड़ी बात है कि बहुत छोटे आंचल की फिल्म थी और इसने उम्मीद से कई गुना ज़्यादा सक्सेस पाई। और विकास नगर में आप देखेंगे तो वहाँ मारा मारी है यार, पहली बार शायद मैं 30 साल बाद टिकटों की ब्लैक देख रहा हूँ। वहाँ टिकटों की ब्लैक हो रही है इस वक्त विकास नगर में 150 का टिकट इस वक्त 300 में मिल रहा है, तो ये बड़ी अजीब बात है। रूप से मैं व्यक्तिगत तौर पर भी राज्य सरकार से, माननीय मुख्यमंत्री जी से और अपना कल्चर और पर्यटन माननीय मंत्री जी से सबसे आग्रह करूंगा कि निश्चित रूप से ये एक ऐसा कदम है जो किसी जमाने में जौनसारी लोक संगीत का राज से परिचय कराया था रतन सिंह जौनसारी जी ने, ऑल इंडिया रेडियो उस जमाने में उन्होंने, और आज इस विधा से यदि परिचय कराए तो इस फिल्म ने कराया। इसलिए इस मैं निश्चित रूप से राज्य सरकार से कहूँगा इसे टैक्स फ्री किया जाना चाहिए और मुझे उम्मीद है माननीय मुख्यमंत्री जी मेरे इस आग्रह को जरूर स्वीकार करेंगे। देखिए, आज जौनसार बाबर की जो पहली फीचर फिल्म है मेरे गांव की बात, सेंट्रल मॉल में मुझे आज पारिवारिक मित्रों के साथ देखने का मौका मिला है और फिल्म देख के मुझे लगता है कि जिस उद्देश्य के लिए, जिस मैसेज को समाज में देने के लिए ये फिल्म बनाई गई है, हमारी संस्कृति, हमारी परंपराएं, हमारा जो कल्चर है, उसको हमने आगे आने वाली पीढ़ी को, जो कि मेरे ख्याल से मुझे लगता है कि कहीं अपनी संस्कृति से दूर होता जा रहा है, उनको मैसेज देने के लिए इस फिल्म बनाई गई है। एक मैसेज इसमें यह है कि हम लोग कितने ही बड़े पद पे चले जाएं, लेकिन हमारी जो जड़ें हैं, हम लोग जिस मिट्टी में पैदा हुए हैं, हमारा जो गांव है, हमारे पुरखों ने जितनी मेहनतों से उन सबको खेतों को, उन घरों को जिस मेहनत से बनाया है, हमें उसको छोड़ के नहीं जाना है। और इस मैसेज को देने में ये फिल्म पूरी तरीके से सफल रही है। बहुत सुंदर जो प्राकृतिक दृश्य चक्राता के हैं वो इसमें दिखाए गए हैं और सभी कलाकार, जिसमें जितने भी इसमें कलाकार हैं, मुझे लगता है कि अधिकतर नए कलाकार हैं, लेकिन बहुत अच्छा अभिनय उन सभी ने करा है। और मेरी तरफ से जो भी इस फिल्म से जुड़े हुए लोग हैं, चाहे वो प्रोड्यूसर हो, डायरेक्टर हो, कलाकार हो, या जो पर्दे के पीछे बहुत सारे लोग होते हैं जो सामने नहीं आते हैं, उनकी भी मेहनत एक तरीके से होती है, उनको मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई है। देवभूमि उत्तराखंड में पिछले साल इस समय तक ज्यादातर होटल बुक हो गए थे, क्योंकि 2023 में इस वक्त पहाड़ों में भारी बर्फबारी हुई थी। लेकिन इस बार अब तक ना ही तो बारिश हुई है और ना ही बर्फबारी। हालांकि अब मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि 8 और 9 दिसंबर को कहीं बारिश तो कहीं बर्फबारी होगी। इस रिपोर्ट में देखिए। 8 और 9 तारीख को उत्तराखंड में कुछ स्थानों पर बहुत हल्की से हल्की वर्षा और बर्फ़बारी मिल सकती है। इसमें कहीं कहीं जो है हल्की से मध्यम वर्षा और बर्फ़बारी मिलने की भी संभावना है। उत्तराखंड में 8 और 9 दिसंबर को प्रदेश भर में हल्की बारिश और 2500 मीटर से ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी की संभावना है। अक्टूबर-नवंबर में बारिश नहीं होने के कारण तापमान सामान्य से ऊपर चल रहा है। देहरादून स्थित मौसम विज्ञान केंद्र के मौसम वैज्ञानिक रोहित थपलियाल का कहना है कि 8 व 9 दिसंबर को प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ का असर दिखेगा। इससे प्रदेश भर में हल्की बारिश व 2500 मीटर से ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी होने के आसार हैं। इसके बाद अगले 3 से 4 दिन के तापमान में 2-4 डिग्री की कमी आने से ठंड बढ़ेगी। देखिए, 8 और 9 तारीख को उत्तराखंड को एक पश्चिमी विक्षोभ प्रभावित कर सकता है, जिसके चलते 8 और 9 तारीख को उत्तराखंड में कुछ स्थानों पर बहुत हल्की से हल्की वर्षा और बर्फ़बारी मिल सकती है। इसमें कहीं कहीं जो है हल्की से मध्यम वर्षा और बर्फ़बारी मिलने की भी संभावना है।
तो इसमें देखेंगे जो 2500 मीटर या उससे अधिक ऊंचाई वाले स्थान है वहाँ पर बर्फ़बारी मिलने की भी संभावना है। जबकि जो 8 तारीख को ख़ास करके ये एक्टिविटी जो है दोपहर बाद शुरू होने की संभावना है उत्तराखंड में और 9 तारीख तक चलेगी। तो इसमें जो हमारे डिस्ट्रिक्ट हैं जैसे देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी, टिहरी, नैनीताल या उधम सिंह नगर है, वहाँ पर कहीं कहीं थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी भी देखने को मिल सकती है। तो ये एक्टिविटी 2 दिन जो है रहने वाली है उत्तराखंड में। दरअसल उत्तराखंड में नवंबर महीने में कुछ इलाकों में बारिश और बर्फबारी शुरू हो जाती थी, लेकिन इस बार ऐसा ना हुआ, लिहाजा कारोबारियों पर इसका असर पड़ रहा है। कारोबारी बता रहे हैं कि नवंबर के आखिरी तक ज्यादातर होटलों की बुकिंग शुरू हो जाती थी, लेकिन इस बार दिसंबर में भी अब तक बहुत ज्यादा होटलों की बुकिंग नहीं हुई। लोग आते हैं और मौसम का हाल जानकर चले जाते हैं, लेकिन अब मौसम विभाग ने बारिश और बर्फबारी की बात कही है, लिहाजा अगर ऐसा होता है तो पर्यटकों की काफी तेजी से संख्या बढ़ेगी। मौजूदा वक्त में पहाड़ों की रानी मसूरी में पर्यटकों की संख्या में धीरे धीरे इजाफा हो रहा है। देखिए, मौसम की बात करें अगर हम तो मसूरी वैसे देहरादून से ज़्यादा दूर है नहीं, लेकिन अगर मौसम की बात करें तो देहरादून और मसूरी के मौसम में काफ़ी फ़र्क हो जाता है। मसूरी में यहाँ मतलब देहरादून के मुकाबले काफ़ी थोड़ा यहाँ ज़्यादा ठंडा है और काफ़ी मतलब अच्छा मौसम है यहाँ का। लोगों को बहुत पसंद आता है, काफ़ी टूरिस्ट यहाँ घूमने आते हैं, हम लोग भी यहाँ घूमने आ रहे हैं। तो यहाँ का जो अगर मतलब मौसम हो गया, यहाँ का मतलब जो मार्केट हो गया, यहाँ पे मॉल रोड हो गई, काफ़ी चीज़ें यहाँ घूमने की हैं। ऊपर यहाँ से थोड़ी ऊपर दलाई हिल्स है, लगभग 4-5 किलोमीटर ऊपर। दलाई हिल्स में भी घूमने के लिए काफ़ी अच्छा है। वहाँ भी इतना ही ठंडा है लगभग। और जैसे आप देख रहे हैं यहाँ सभी लोगों ने स्वेटर जैकेट वगैरह पहननी है, हालांकि अब सभी जगह पहनने लगे हैं, लेकिन यहाँ देहरादून के मुकाबले थोड़ा ज़्यादा ठंडा है। उत्तराखंड के मैदानी क्षेत्र जहां सूखी ठंड और घने कोहरे की चादर ओढ़े हुए है, वहीं बात पहाड़ी इलाकों की रानी मसूरी की करें तो पहले नवंबर माह में अमूमन कड़ाके की ठंड पड़ती थी, लेकिन इन दिनों मसूरी में खिली तेज धूप का आनंद लेने लगातार बड़ी संख्या में पर्यटक पहाड़ों की रानी का रुख कर रहे हैं। पहले देखा जाता था कि सिर्फ वीकेंड पर ही पर्यटकों की भारी भीड़ आती थी, और अब पूरे सप्ताह ही पर्यटक बड़ी संख्या में मसूरी के मौसम का दीदार करने पहुंच रहे हैं। तो कभी नहीं तो ये सब कपड़ा पहनने का मौका आया, बम्बई में तो कोई मौका है नहीं, तो बड़ी अच्छी है। तो बात तो हम लोग वही डर के मारे थे कि क्या कोहरे के कारण एयर फ्लाइट क्या होगा, कैसे होगा। यहाँ बहुत बढ़िया है, बड़ा ऐश किया हम लोगों ने और अभी मौका बहुत एंजॉय किया। मसूरी में पर्यटकों के पहुंचने से न सिर्फ स्थानीय व्यापारी के व्यापार में बढ़ावा हो रहा है, बल्कि होटल मालिकों के चेहरे पर भी रौनक दिखाई दे रही है। मसूरी पहुंचे पर्यटकों ने कहा कि इस समय मसूरी का मौसम बेहद खुशगवार है और वे लोग इस मौसम का भरपूर आनंद ले रहे हैं। मैं ऑस्ट्रेलिया में रहता हूँ और यहाँ पे छुट्टियों पे आए हैं बच्चों के साथ, और बहुत बढ़िया। हम लोगों ने इस मसूरी का प्लान हम लोगों ने पिछले 6 महीने से हम लोगों ने प्लान की थी ये विजिट की, और वी आर सो लकी कि यहाँ पे बहुत अच्छा क्लाइमेट है। आज धूप खिली हुई है, कोहरा नहीं है, तो काफ़ी अच्छा व्यू भी है। और लोगों को मैं बता सकता हूँ कि ये वन ऑफ द बेस्ट प्लेस कि आप यहाँ पे आ सकते हो, यहाँ पे विजिट करना चाहिए। इट्स ब्यूटीफुल प्लेस। किसी को अच्छा बर्फ़ ठंड अच्छी लगती है, जैसे कि हम लोग बम्बई से है ओरिजिनली, तो हमें तो डेफिनेटली ठंड वहाँ पे मिलती ही नहीं। तो यहाँ का एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया है और मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा टूरिस्ट यहाँ पे आए। फूड भी अच्छा है, कल्चर अच्छा है, लोग अच्छे हैं यहाँ के, और फैसिलिटी भी अच्छी है काफ़ी। वहीं मसूरी होटेलियर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष संजय अग्रवाल ने कहा कि इस समय मौसम का भरपूर आनंद लेने के लिए पर्यटक बड़ी संख्या में मसूरी की ओर रुख कर रहे हैं, और दिसंबर में मसूरी विंटर कार्निवल के दौरान मसूरी और भव्य तरीके से पर्यटकों के लिए स्वागत के लिए तैयार है। जी हाँ, एनसीआर में जो AQI 400 से 500 चल रही है, उसके फलस्वरूप फुटफॉल थोड़ा सा बढ़ा है। वीकेंड्स पे अच्छा ऑक्यूपेंसी आ रही है ऑफ सीजन के हिसाब से। वीकडेज में थोड़ी सी कम है, परंतु गत वर्षों के कंपेयर किया जाए तो नवंबर का माह जो है थोड़ा सा बेहतर रहा है, और हम जो है कमिंग न्यू ईयर वीकेंड। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।